हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं, और जिसमें हम लोगों ने दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज को शुरू किया है, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 यानी कि 2401 यानी 2024 के लिए पहला कोड हो चुका है, जो पूरी तरीके से हिस्ट्री पे कंप्लीटेड था, जिसको मैंने कल ही शाम में पोस्ट कर दिया था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही कवर थी, और आर्ट एंड कल्चर भी। लेकिन आज हम कर रहे हैं 2402। इट मींस कि ये रहेगा हमारा दूसरा टेस्ट पेपर, और ये आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी कवर रहेगी, और साथ में सभी टेस्ट पेपर में आपको 150 क्वेश्चन के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर के साथ व्याख्या भी मिलती है, और साथ में आपको करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मिलते हैं, जिसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां मिलेगा, तो वीडियो के नीचे मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से है। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू सीरीज है, अगर आप कहेंगे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं, तो 2011 से लेकर 2022 तक के पूरी की पूरी सीरीज को मैंने कवर करा रखा है, जिसकी लिस्ट यानी कि जो प्लेलिस्ट है वो भी वीडियो के नीचे मैंने लगा दी है, आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से, और हमारा ज्योग्राफी का रहेगा पहला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, तो करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि पहला ही प्रश्न है आपके लिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। अब आप कहोगे सर यहाँ पे रिपोर्ट तो 2023 की आ चुकी है, तो यहां पर आप देखोगे 2022 और 2023 की रिपोर्ट में कोई भी अंतर नहीं है। भारत का स्थान आपका 8वां ही है। हालांकि आप इसकी 2023 की रिपोर्ट को मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज में देख सकते हो, जिसको मैंने 12 लेक्चर्स में कवर किया है, जिसमें आपकी ई दृष्टि वार्षिकी और घटनासार इन दोनों के हैंड रिटन नोट्स कवर किए गए, जो आपके आरओ एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट थे, और आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी अगर मैं बताते चलूं, तो इसको जो जारी करने वाली संस्थान है उसको हम कहते हैं स्विट्जरलैंड में स्थित एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसको हम लोग आईक्यू एयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईक्यू एयर। इसके अंदर प्रतिवर्ष ये जारी की जाती है। अगर मैं आंकड़े बताऊं आपको, तो 131 देशों में भारत का 8वां स्थान है। ठीक। और अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व के सबसे प्रदूषित देश कौन से होंगे, तो आपको बताना सबसे जो प्रदूषित देशों की श्रेणी में पहले चार्ट आएगा, इराक आएगा, पाकिस्तान आएगा। ये सबसे प्रदूषित देश माने जाते हैं, और भारत 8वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर मैं राजधानी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी भी चार्ट की है। चार्ट की जो एन जमेना करके राजधानी है वो है, और दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी नई दिल्ली है। ये वैश्विक स्तर पे बता रहा हूं। और अगर प्रदूषित शहरों की बात करोगे, तो प्रदूषित शहरों में दोस्तों लाहौर आता है पाकिस्तान का, और दूसरे नंबर पे राजस्थान का भिवानी आता है। ध्यान देना, राजस्थान का भिवानी आता है। तो ये 3-4 पॉइंट है आपको क्लियर होने चाहिए कि भारत कौन से नंबर पे आता है, दुनिया में कौन सी राजधानी सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जो मैंने बताया अनजमेना, दूसरी इंडिया की नई दिल्ली, इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी रिपोर्ट की है। तो ये सारे के सारे प्रश्न किससे? करंट अफेयर्स के भी हैं, लेकिन आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से इंक्लूडेड है। तो इसकी बात करेंगे तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जिसको हम लोग एनआरएससी मतलब एनआरएससीएस बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो के तहत काम करता है। किसके तहत? इसरो के तहत। तो ये भूस्खलन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करता है, और यही रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस की, तो ये 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है अपने अधिकारों के बारे में। और 2023 की अगर हम इसकी थीम समझेंगे, तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को क्या बनाना? सशक्त बनाना, यानी एम्पावर्ड करना। तो 15 मार्च इसको किया गया था। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। तो ये हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का। और इसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता जल की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। तो किसको सम्मानित किया गया था? महिला चैंपियन, जो महिलाएं जो है कि अग्रसर थी इन कामों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए, तो उन्हें ये दिया गया, जिसमें 36 महिला वॉश चैंपियन के रूप में जानी जाती हैं। और इसी के दौरान कैच द रेन, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करो, ये जल शक्ति अभियान चलाया गया था जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2023 में। आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को। एरिथ्रिटोल, ठीक है, इसको जरा समझ लेते हैं यहाँ पे कि एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक कृत्रिम मधुरक है, और जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है, जो रक्त में थक्का बनाते हैं। ये दोनों ही बातें सही है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये कृत्रिम मधुरक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि
आर्टिफिशियल स्वीटनेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तो वो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनेस का प्रयोग करते हैं, चीनी गुड़ वगैरह नहीं खाते हैं। तो हालांकि इसके प्रयोग से क्या होता है, मोटापा, मधुमेह वगैरह इन सब की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, मार्च 2023 में भारत और किन देशों के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन 13वां संस्करण किया गया। तो बोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ होता है। अगर मैं इसके बात करूं तो ये जोधपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, ये जोधपुर, अर्थात कि भारतीय सेना के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। और इसका जो सबसे पहला जो संस्करण हुआ था वो आपके 2005 में हुआ था, क्योंकि अगर आप 23 में इस समय देख रहे हो तो 2005 में इसका पहला हुआ था। फिर आगे अगला प्रश्न है आपका कि कलक्कड़ मुंडमथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ध्यान रखना, कलक्कड़ जो है कि मुंडमथुराई। अगला प्रश्न है आपका, अट्टुकल या अट्टकुल पोंगल ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो आप इसे देखोगे कि ये जो पोंगल त्योहार के नाम से जाना जाता है, ये केरल में मनाया जाता है और ये तिरुवनंतपुरम में लगभग हर वर्ष जो है कि मनाया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक जाना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग माना जाता है कि 15 लाख महिलाएं शामिल होती हैं। कितनी महिलाएं शामिल होती है, 15 लाख। और विश्व का ऐसा ये पहला त्योहार होगा जिसमें महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में शामिल होती हैं। क्लियर हो गई बात। और इसमें होता क्या है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अट्टकल भगवती मंदिर है, वहां के देवता को चावल से बना हुआ एक मीठा व्यंजन जिसको पोंगला कहा जाता है, ये चढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये फेमस है। अगला प्रश्न है आपका, वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या रखा गया। जो बैम्बू क्रैश बैरियर यानी कि जो आप डिवाइडर, मतलब अगर आप हाईवे पे चल रहे हो इस तरीके से गाड़ी लेकर अपनी, तो साइड में क्या होता है, डिवाइडर होता है ना, कि जिसके इधर आप बाहर ना जाओ, इसके इधर बाहर ना जाओ। तो ये जो है कि 200 मीटर लंबा लगभग बांस का बनाया गया बैम्बू क्रैश जिसको हम कहते हैं, तो इसी का नाम पूछा जा रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। किससे, बाहुबली नहीं, बाहुबली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया था। तो कौन सा ऐसा नौसेना जहाज था जो इसमें शामिल हुआ था। तो आईएनएस त्रिकंद शामिल हुआ था। क्या नाम था इसका, आईएनएस त्रिकंद शामिल हुआ था। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 के एबल पुरस्कार को जीता था। तो ये आपके लुइस कैफरली है। लुइस कैफरली ये एबल पुरस्कार जीतने में सफल रहे थे। और आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये करंट अफेयर्स की सीरीज तो नहीं शुरू हो गई। मैंने पहले ही बताया कि करंट अफेयर्स के लगभग 25 से 30 प्रश्न होते हैं जो आपको हर क्लास में मिलेंगे, मतलब हर टेस्ट पेपर। तो इस बार इसमें स्टार्टिंग में ही दे दिया गया, जबकि हिस्ट्री वाले टेस्ट पेपर में लास्ट में थे। फिर हम लोग 20-25 क्वेश्चन के बाद ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो कौन कौन सी महिलाएं थी, आपने सुना होगा, जिसमें आपने निखत जरीन का नाम सुना होगा और लवलीना बोर्गनहेड का नाम सुना होगा। इन दोनों ने ही जो है कि भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो 1 और 2 दोनों ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा घटक है जो देता है। तो देखिए, क्षेत्रफल, समाज, जनसंख्या, इसका कोई रोल नहीं होता। अगर वर्षण रहेगा, अगर बारिश का घटक रहेगा, तो किसी न किसी वनस्पति को महत्वपूर्ण जो है कि साइज देगा। अब जैसे रेगिस्तान में अगर पानी की कमी होती है तो सामान्यतः वहां पे कटीले पौधे होते हैं, जिनके में क्या होता है, पत्तियां गूदेदार हो जाती है, कांटे रहते हैं और उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। लेकिन अगर वही बारिश का पानी आप वहां पर देखो, ये आपको देखने को मिलेगा, अगर विषुवत रेखा के आसपास देखो या दक्षिणी भारत में देखोगे, जहां पे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वहां के वृक्ष क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े हरे भरे और बड़े बड़े वितानों के साथ होते हैं। तो ये उनकी विशेषता है जो प्रभावित करती है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये किसके द्वारा जारी की गई है। तो आप देखोगे इसमें मुख्य रूप से ILO शामिल होता है और यूनिसेफ शामिल होता है। तो 1 और 3 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और जो यूनिसेफ का जो बाल कोष है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें आपने ये देखा कि ये बच्चों से संबंधित शीर्षक रिपोर्ट होती है। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला प्रश्न है, विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जो स्थिति है वो निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर जो है कि आय तो है, लेकिन वो निम्न मध्यम वर्ग की स्थिति में आते हैं।
फिर आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछा जा रहा है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो ये थी कि डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहा राजनीतिक घोषणा, ये किससे संबंधित है। दोहा राजनीतिक जो वार्ता होती है ये संबंधित है सबसे कम विकसित देशों की, क्योंकि ये अफ्रीकी देश के होते हैं, सबसे कम विकसित जो देश होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। इस पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व नेताओं द्वारा दोहा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में अंगीकरण किया गया, जिसमें ये थीम रखी गई थी कि संभावना से समृद्धि तक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को देखें तो प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जा रहा है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि चाहे वो अल्फा थेरेपी हो, चाहे गामा रेडिएशन थेरेपी हो, अल्ट्रावायलेट रेज थेरेपी हो, ये थेरेपी मुख्य रूप से कैंसर के लिए ही होती है। तो कैंसर के लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी भी शुरू की गई है। इसका फायदा ये रहेगा कि पहले क्या होती थी, जो हम लोग गामा किरणों की थेरेपी करते थे उससे जिस एरिया में कैंसर रहता था वहां के आसपास की भी सेल जो है कि डैमेज हो जाती थी इससे, और वो ज्यादा खतरा पैदा करती थी। लेकिन अब क्या होगा, जो प्रोटॉन बीम थेरेपी है ये जो आसपास की जो स्वस्थ ऊतक होती है, हेल्दी जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, इनको समाप्त नहीं करेगी, इनको सुरक्षित रखेगी। केवल जो टारगेटेड वाली होगी ना बीच की, बस उसी पर जो है कि ये अपना रिएक्शन करेगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अमेजन वर्षावन वन उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है। यानी कि जो अमेजन वर्षावन में, जो कि आपके साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ब्राजील वगैरह के क्षेत्र में पाया जाता है, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू वगैरह के क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो अमेजन के वर्षावन है इसमें वन उन्मूलन क्यों किया जा रहा है, या इसका जो प्राथमिक कारक क्या है। तो भाई वो होता है आपका कृषि का विस्तार, क्योंकि झूम खेती का आपने पैटर्न देखा होगा। झूम खेती में क्या होता है, जो झूम कृषि हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में या और भी देशों के कई हिस्से में होता है, तो यहाँ पे जंगलों को काट के कृषि का विस्तार किया जाता है। और जब वो कृषि उर्वरा युक्त समाप्त हो जाती, बंजर हो जाती, तो फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे पेड़ों को काटा जाता है। इससे हालांकि जैव विविधता की हानि तो होती है, ठीक है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पेड़ों के द्वारा किया जा सकता था, लेकिन अब जब पेड़ ही नहीं है तो अवशोषण कहां से होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। तो कृषि विस्तार के लिए अमेजन वर्षावन काटे जा रहा है, और अमेजन ही नहीं, कोई भी वर्षावन का अगर वन उन्मूलन किया जा रहा है तो कृषि विस्तार पहला ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि दूसरा ऑप्शन भी सही माना जाएगा, शहरीकरण भी अच्छा होगा, लेकिन शहरीकरण बाद में होता है, पहले कृषि का विस्तार होता है। ऐसा नहीं कि जंगल काटा और लोगों ने सीधे वहां पे शहर बसा लिए, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो वैश्विक आतंकवाद सूचना किसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसको हम लोग आईईपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस, ये एक थिंक टैंक है जो डेटा के द्वारा प्रकाशित करता है कि वैश्विक आतंकवाद में क्या स्थिति है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत हमारा 13वें नंबर पे आता है, जो आतंकवाद से जो है कि लगातार प्रभावित हो रहा है। और चौथे नंबर पे आपका अफगानिस्तान आता है, क्योंकि यहां पर भी तालिबान की संख्या बढ़ जाने से अब अफगानिस्तान भी बहुत प्रभावित हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की थी। तो आईजेआर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और तमिलनाडु को इसमें सेकंड रैंकिंग मिली थी, और थर्ड रैंकिंग हमारे यूपी को दी गई थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है। तो समझना होगा कि टेम्पो मिशन है किसके लिए और किसने इसे लॉन्च किया। तो देखिए ये तो आपने क्लियर कर दिया कि नासा ने लॉन्च किया था, जो अंतरिक्ष से उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण का पता लगा सकता है। तो ये किसके लिए संबंधित है, यानी ये किसी दूसरे ग्रह के लिए नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के लिए ही है, और स्पेशली उत्तरी अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, जिसमें आपका कनाडा और अमेरिका आता है, यूएसए। तो इसमें जो वायु प्रदूषण वगैरह कितना बढ़ रहा है कितना नहीं, उसके लिए। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो टेम्पो की अगर आप फुल फॉर्म नोट करना चाहें तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन से ही आप समझ जाओगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है। तो भाई केंद्रीय श्रेणी में जो है कि 2 स्तर पे होता है ना, मिनी रत्न श्रेणी 1 और सेकंड। तो जो फर्स्ट वाले में अभी सेकी को दिया गया, SECI। तो SECI मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये श्रेणी दे दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें, कंबम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और ये अंगूर कहाँ के फेमस है। तो ये तमिलनाडु के फेमस है। कहाँ के, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो भाई किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को भारत के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकी
कोमोरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में ये पैटर्न प्रचलित है? तो ये जापान में प्रचलित है। कहां पे प्रचलित है? जापान में। बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, कहां से किया गया? तो जम्मू एवं कश्मीर के द्वारा बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत की बाघ गणना 5वां चक्र है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो बाघों की संख्या में वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए 5वां चक्र है, तो हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल 5वां ही चक्र है, क्योंकि हर 4 साल पर रिपोर्टिंग करता है। 2022 में जो रिपोर्ट आई है वो 2018 से लेकर 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। वहीं शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन एरिया में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। और यहीं पर पाए जाने वाले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, उसमें तो सबसे अधिक बाघ देखने को मिले, लगभग 260। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और गंगा के मैदानी इलाकों में आपका दुधवा नेशनल पार्क भी आता है, जिसमें 173 से बढ़ के 205 हो गए। इट मीन्स की 32 जो है कि टाइगरों की वृद्धि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिली, बल्कि गिरावट कहाँ देखने को मिली? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में बाघों की जो है कि गिरावट देखने को मिली है। अगला प्रश्न यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी आपसे पूछे जाते हैं। भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? तो सूडान में जो संकट था, यानी कि जो वहां का जो गृह युद्ध था, उसकी वजह से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया और वहां से निकालने के लिए हमने प्रयास किया। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन अजय चलाया। यूक्रेन और रसिया के संघर्ष से बाहर निकालने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो ये तीनों अलग अलग हैं और आपको क्लियर रहना चाहिए कि ऑपरेशन अजय कहां चला, ऑपरेशन गंगा कहां चला और ऑपरेशन कावेरी कहां चला। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट ये प्रकाशित की जाती है, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जो कि प्रवासी शरणार्थियों से संबंधित है, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसी को आप रेमिटेंस की रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या रखी गई है? तो 2023 से 2031 तक ये रखी गई राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जो कि टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पर लेकर जाने की बात हो रही है, और जिसमें हम कंप्यूटर को एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। जो फिजिक्स की थियरी है, क्वांटम फिजिक्स, उससे हम कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 18 अप्रैल को। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे, भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? और ये मैंने करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको पढ़ाया था। पश्चिम बंगाल में जो है कि सबसे अधिक जल निकायों की संख्या है। हालांकि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जल निकाय देखने को मिलते हैं, लगभग 7.5 लाख, और सबसे कम किस में मिलेंगे? केवल सिक्किम में मिलेंगे। ठीक है, और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी हमारा सेकंड नंबर पे आता है, और जिसमें नलकूपों की संख्या सबसे अधिक हमें देखने को मिली। और एक और मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ा था कि सबसे पहले जल बजट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, मतलब जल का कितना हमारे यहाँ जल की प्राप्ति होती है और कितना हमारा वेस्टेज होता है। तो इस पे आधारित केरल ने सबसे पहले इसको जारी किया था। पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया था। जब तमिल समागम हो रहा था, काशी तमिल समागम, उसी के दौरान यह त्योहार जो तेलुगु का है, पुष्करालू, जिसे गंगा पुष्करम भी कहते हैं, तो ये वाराणसी शहर में सेलिब्रेट किया गया था। इसमें क्या होता है, लगभग 12 साल में आता है, प्रत्येक 12 साल में, और इसमें भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, 12 जो प्रमुख नदियां, जैसे गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें पुष्कर नदी भी आती है, इनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तो पुष्कर नदी पर ये पुष्करलू महोत्सव सेलिब्रेट किया गया है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यूपी पीसीएस की जो पीवाईक्यू जो पेपर है, अगर आप उसे सीरीज वाइज देखना चाहते हो 2011 से 2022 तक के, तो आप उसे हमारे वीडियो के नीचे दिए गए प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हो और वहां से आप उसे देख सकते हो। और इसके पहले टेस्ट को भी आप लोग जरूर देखिएगा, इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, दृष्टि आईएएस पीसीएस, मतलब यूपी पीसीएस जो है कि टेस्ट पेपर 2024 के लिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो सामान्यतः इस पहल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है NHM, ठीक है, और इसके माध्यम से हम मिलकर चलाएंगे, जिसमें जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसमें एक तकनीकी सहयोग भी देगा।
अगला पॉइंट है साथी पोर्टल के बारे में बात करेंगे। तो साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। क्या ये बात सही है यहाँ पर? और दूसरा, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान करना, बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसे किसने शुरू किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। और इसका जो थीम था वो भी मैंने आपको बताया। अगले प्रश्न को चलते हैं। खबरों में देखी गई मोंटेवीडियो मारू का संबंध है। तो मोंटेवीडियो मारू का मतलब क्या हो गया? ये एक मरुस्थल है जो सामान्यतः कहां से है? तो ये जापान से संबंधित है। अब यहाँ पे मोंटेवीडियो को जो है कि बहुत सारे लोग साउथ अमेरिका ले आके जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जापानी व्यापारी जहाज है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्धबंदियों को ले जाते समय डूब गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसकी मैं बात करूंगा तो यूनाइटेड किंगडम, यानी भारत और निम्नलिखित कौन से देश ने? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने भारत के साथ मिलकर इसके लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की बात की है कि हम इसे जो है कि स्टैब्लिश करेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। इसमें क्या होगा? नवाचार वगैरह, रिसर्च, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और वित्त का आदान प्रदान किया जाएगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन किया था? करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि यूएसए की एक कंपनी है, उसके द्वारा जो है कि हम सेमीकंडक्टर चिप के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें, जैसे प्राकृतिक रेशम, कपास, जूट या मोटे अनाज? अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, जरूर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप कहोगे सर कपास भी तो रेशम होता है, मतलब रेशा होता है, प्राकृतिक रेशम भी होता है, जूट भी। तो ध्यान देना, ये रेशे वाली फसलें पूछ रहा है जो जूट में आती है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कपास, जूट, भांग, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशे वाली फसलें होती हैं। तो अगला हम अगर टॉपिक देखते हैं तो ये तो मुख्य रूप से जूट फसल ही रहेगा इसमें ऑप्शन। फिर सॉरी, यहां पर देखिए ये था प्राकृतिक रेशम भी आता है, कपास भी आता है, ये बी ऑप्शन ये रहेगा दोस्तों। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मोटे अनाज को हमें हटाना था। बाकी यहाँ पर जूट भी रहेगा, प्राकृतिक रेशम भी और कपास भी, ये सभी रेशे वाली फसलें। तो 1, 2, 3 मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? क्योंकि जब 24 अप्रैल 1973 से इसे लागू कर दिया गया पंचायती राज दिवस को, तो उसी समय से 24 अप्रैल से ही हम लोग क्या करते हैं? पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? सिविल सर्विसेज डे जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 42 नंबर पे क्या पूछा जा रहा है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होता है। क्या ये 2 साल में प्रकाशित होता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। क्या ये बात सही है कि गलत है? फिर इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट, क्योंकि भारत तो अभी 2023 में ही जो है कि घोषित कर दिया गया कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश हो चुका है। तो हम 2025 तक का वेट क्या करना है? ये तो हमारा जुलाई 2023 में ही हमारी जनसंख्या चलेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और पहला इसलिए गलत है क्योंकि द्विवार्षिक नहीं बल्कि प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये तो सही है, लेकिन ये प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, न कि 2 वर्ष। तो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों से प्रश्न आपके गलत कराए जाते हैं। फिर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं? तो इसमें होती है केवल पी तरंगे। अगर मैं एस तरंगों की बात करूं तो ये केवल और केवल किससे होकर गुजरती हैं? जो केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती हैं, और इसलिए इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये तरल अवस्था में जाते ही जो है कि रुक जाती है, यानी गतिहीन हो जाती है। लेकिन पी तरंगे जो होती है वो ठोस, द्रव, ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में चलती हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार तो समतल होता है, यानी कुछ इस तरीके से होता है, और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो ये पूछा जा रहा है लैकोलिथ के बारे में। ठीक है, लैकोलिथ के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। और अगर डाइक की बात करें तो ये जो लावा दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और भूमि में दरारें विकसित होती चली जाती हैं, तो एक पाइप की तरह खड़ा हो जाता है, जिसको हम डाइक कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर पे कि विवर्तनिकी प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। अपसारी सीमा जो समुद्र तल है,
दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट एक अभिसारित परिसीमा का उदाहरण है। तो अब आप देखोगे कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा नहीं सही है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि पहला पूछा रहा है अपसारी सीमाएं, समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियां। अपसारी का मतलब होता है कि जब प्लेटें दो अलग अलग दिशाओं में जा रही होती हैं, दो अलग अलग दिशाओं में खिंच रही होती, तो यहाँ पे तनाव होता है और ऐसी स्थिति में एक गैप हो जाता है, यानी कि दरार बन जाती है और समुद्र तल का फैलाव भी इसी से होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा आपसे अभिसारी कहा गया है। अभिसारी में क्या होता है? दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के सामने टकराती हैं और जब टकराती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर्वतों का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। जबकि कैलिफोर्निया में जो सैन एंड्रियासिस फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब ही है कि इसमें दो चट्टानें अलग भाग गई एक दूसरे से विपरीत, तो गड्ढा हो गया यानी घाटी बन गई। तो अभिसारित पे ये आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप यहाँ से एक छोटे से वर्ड से समझ सकते थे। तो 45 का हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो समझ में आ गया आपको अभिसारी और अपसारित की बात करें। अगला प्रश्न है ध्रुवीय पलायन, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर फ्लिंग। ठीक है, ये जो ध्रुवीय पलायन बल है, इसका संबंध किससे? तो पृथ्वी का परिभ्रमण से संबंधित है, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ से संबंधित है। ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी एक पूर्ण वृत्त नहीं है, भूमध्य रेखा पर ये उभरा हुआ है और ये उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये होता है। भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है जो है कि करंट अफेयर्स में। तो अगर मैं कहूं कि भार के अनुसार यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक जो आपको भार देखने को मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम का यहाँ पे, फिर पोटेशियम मिलेगा, फिर सोडियम मिलेगा और फिर कैल्शियम मिलेगा। अगर भूपर्पटी में अगर हम भार की बात करें तो सबसे अधिक मिलता है हमें क्या? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मिलता है। दूसरे नंबर पे आपको मिलता है आयरन, और आयरन के बाद आप आओगे कि दूसरे नंबर पे कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, और कैल्शियम के बाद आपको सोडियम मिलेगा, सोडियम के बाद पोटेशियम। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने गलत बता दिया। मैंने गलत नहीं बताया, मैंने आरोही क्रम बताया। आरोही का मतलब क्या होता है कि सबसे अधिक कौन सा मिलेगा आपको? कैल्शियम ही तो मिलेगा। आरोही सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्मिकी कहते हैं या पेट्रोलॉजी कहते हैं, या खनिज विज्ञान या कोशिका विज्ञान। तो इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं, जीवाश्मिकी नहीं कहते, क्योंकि चट्टान में कोई जीवाश्म पाई नहीं जाती, इसलिए जीवाश्मिकी नहीं, बल्कि इसको हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और इसको पता करने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग पद्धति C14, जिसमें हम लोग जीवाश्मिक घटकों की उम्र का पता करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या जो भी हो गए। लेकिन जब हम चट्टानों की बात करते हैं जहां पे जीवाश्म बिल्कुल नहीं है, खनिजों की या जीवाश्मों की, तो हम यूरेनियम डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। किसका? यूरेनियम डेटिंग मेथड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं होती है? तो सारगैसो सागर की, क्योंकि ये जो सारगैसो सागर है ये कैरिबियन सीज में पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में, और इसके किनारे कोई भी आपका देश नहीं है जिसके पास कोई तटरेखा हो। जबकि ओखोटक सागर की बात करूंगा अगर मैं, तो ये कमचटका प्रायद्वीप से संबंधित है। ये आपके रसिया और चाइना के पास मिलेगा आपको, पैसिफिक ओशियन में। और वही टाइरेनियन समुद्र की अगर मैं बात करूं तो ये भूमध्य सागर में मिलेगा, इटली के आसपास के इक्वायर से जुड़ा हुआ। और भूमध्य सागर में तो न जाने बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन सारगैसो सागर जो है कि मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। और यहाँ पे सारगैसो नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, जिसके आधार पर ही इसका नाम सारगैसो रख दिया गया है, और इसके पास कोई तटरेखा नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? अब प्रशांत महासागर में उठने वाली जो धारा होगी उसकी हम बात करेंगे। जैसे मोजाम्बिक धारा की बात करेंगे तो हिंद महासागर में उठती है। अगलुहास की धारा की बात करेंगे तो ये भी आपके हिंद महासागर में होती है। फॉकलैंड जलधारा की अगर हम बात करते हैं तो फॉकलैंड आपको अटलांटिक में मिलेगी, साउथ अटलांटिक में। लेकिन कुरोशियो जो जलधारा होती है ये आपको चाइना और रसिया वाले पार्ट में मिलेगी, जहां पे ठंडा प्रदेश होता है जापान के ऊपर। तो ये आपको मुख्य रूप से पैसिफिक ओशन में मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 50 का सी। और आज वर्ल्ड मैपिंग पे लेके जो है कि कोई एक स्ट्रेटेजी प्लान लेके आऊंगा मैं, और फिर उसके बाद हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से जो है कि क्लास से हमारे जुड़े रहिएगा, ताकि आपको वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 51 नंबर पे अगर हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। अब एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है, तो अगर आपने देखा होगा कि एशिया महाद्वीप में रब अल खली मरुस्थल ये आपका कहाँ मिलेगा? ये विश्व में सतत रेत के रूप में जाना जाता है, और ये आपको एशिया महाद्वीप में मिलेगा, सऊदी अरब में। कहाँ पे मिलेगा? सऊदी अरब में। गोबी मरुस्थल की बात करेंगे तो दक्षिणी मंगोलिया के क्षेत्र में मिल जाएगा, जिसे हम अल्टाई के आसपास देखते हैं। अरब का मरुस्थल तो ये तो आपका
सऊदी अरब में ही मिल जाएगा। लेकिन कालाहारी मरुस्थल जहाँ पे बुशमैन जनजाति रहती है, ये आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में, जो बोत्सवाना वगैरह के क्षेत्र में मिल जाता है, नामीबिया में। तो ये एशिया महाद्वीप से बाहर चला गया, तो 51 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जहाँ पे नदी और स्रोत देश सही है, कि कौन सी नदी किस देश से संबंधित है। जैसे मैकेंजी की बात करेंगे तो क्या ये जर्मनी इससे संबंधित होगी कि नहीं होगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैकेंजी नदी आपकी जो आर्कटिक महासागर में ब्यूफोर्ट सागर है वहां पे जाके गिरती है। मैकेंजी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो नहीं, यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, प्रश्न को फिर से शुरू करते हैं कि नदी और स्रोत देश पूछे जा रहे हैं। तो मैकेंजी की बात करेंगे तो जर्मनी से ही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अमू दारिया की बात करेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, ये गलत है, क्योंकि ये जो अमू दारिया है ये आपका गलत हो जाएगा। और डार्लिंग टर्की से, डेन्यूब रूस से, तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बाकी सभी गलत लिखी हुई है। ठीक है, बाकी सभी गलत लिखे हुए, क्योंकि जो मैकेंजी नदी है वो आपकी जर्मनी से नहीं मिलेगी दोस्तों, ये तो आपके कनाडा में मिलेगी। ठीक है, कनाडा में मिलेगी। और डेन्यूब की बात कर देंगे तो डेन्यूब आपको कहां मिलेगी, जो आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, डेन्यूब नदी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है, और इसे यह भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, रॉकी पर्वत की बात कर रहा है, इट मींस कि नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, और ये गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है जो सर्दियों के मौसम में चलती है। तो कौन सी होती है, चिनुक, उसे हम कहते हैं चिनुक हवा। और अगर मैं बात करूं बोरा हवा की, तो ये एड्रियाटिक सागर के आसपास चलती है, मुख्य रूप से इटली के क्षेत्र में। कहां चलती है, इटली के क्षेत्र में चलती है। अगर मैं ब्रिक फिल्डर की बात करूं तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती है, ये भी गर्म हवा है। लेवेचे की बात करें तो ये स्पेन में चलती है गर्म हवा के रूप में। और चिनुक कहां पे चलती है, यूएसए में चलती है गर्म हवा के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिमानी भू आकृतियों के बारे में, जो हिमानी के द्वारा जो भू आकृतियां बनती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं, और सर्क दीवारों के शीर्ष अपर्दन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हॉर्न के ही उदाहरण है, तो यह भी सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 55 नंबर पे, अगर हम देखें क्या प्रश्न कहता है 55 वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। तो ध्यान देना, वायुमंडलीय कौन सी परत है जो ओजोन परत के ऊपर मौजूद है। कितना प्रश्न को घुमा दिया, सिंपल सी बात है, मध्य मंडल। क्योंकि सबसे पहले आपको मिलेगी क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल मिलेगा, फिर आयन मंडल मिलेगा, और फिर बहिर्मंडल मिलेगा। और इसी समताप मंडल में ओजोन हमें देखने को मिलती है। तो ओजोन के ऊपर कौन सा आ रहा है, मध्य मंडल आ रहा है, तो इसलिए मेसोस्फीयर हो गया 55 का बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंडलॉक। तो ये लाओस है हमारा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में मैंने पढ़ा रखा है, लाओस जो है कि इसमें आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है। ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिकी गतिविधि के लिए जानी जाती है। तो बताइए भाई, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ मिलेगी आपको देखने को, तो ये मिलेगी आपको केन्या में। केन्या का मतलब हो गया आपको साउथ, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। तो भाई होर्मुज नहीं है, जिब्राल्टर नहीं है, मलक्का नहीं है, बास्फोरस जल संधि है। ठीक है, कौन सी आएगी, बास्फोरस जल संधि, क्योंकि जो जिब्राल्टर है वो अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जो पुर्तगाल और स्पेन के नीचे होती है। और होर्मुज जल संधि आपकी यहाँ पर है, लाल सागर के आसपास जो है कि। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन के लिए किया जाता है। क्योंकि जब इसको मिला लिया जाता है तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, यानी कि धब्बा रहित, जिसको हम कहते हैं क्रोमियम। क्रोमियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। और ये क्रोमियम का उत्पादन कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा में। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। तो ये आपके तंजानिया में स्थित है। सेरेनगेटी जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका तंजानिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में काम करता है। तो आल्प्स पर्वत, काकेसस, कार्पेंथियस या पाइनरीज। तो ये हो जाएगा काकेसस। ठीक है, अगर हम पायरेनीज की बात करेंगे तो ये जो पायरेनीज होता है ये आपको मिलेगा आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में ये पाया जाता है। और आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो मध्य यूरोप में पाया जाता है, जहां पे स्विट्जरलैंड वगैरह, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे के सारे देश पाए जाते हैं। लेकिन जो काकेसक है, यूराल पर्वत हो गया, काकेसस हो गया, ये एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री शेयर करते हैं।
अगला प्रश्न है, वह पर्वत 62 प्रश्न, वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तटरेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है। ऐसा कौन सा पर्वत है जो अफ्रीका की उत्तरी जो तटरेखा है नॉर्थ वाली, उसे सहारा रेगिस्तान से अलग करती है? तो एटलस पर्वत हो जाता है। कौन सा? एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत कहाँ मिलेगी? मोरक्को और वेस्टर्न सहारा में मिल जाएगी, अल्जीरिया में मिल जाएगी। ये 4-5 देश है, ट्यूनीशिया वगैरह, जहां पर आपको एटलस का विस्तार देखने को मिलता है। और ये पश्चिमी सहारा से पूरा अलग कर देता है अफ्रीका के इन क्षेत्रों को। कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर की स्थानिक है और अपनी विशिष्ट बड़ी आंखों रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका लेमुर। क्या होगा? लेमुर। ये स्थानीय और करंट अफेयर्स का प्रश्न है। फिर आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, 64 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र का नाम है? यानी कि चक्रवात कैसे? उष्ण कटिबंधीय, अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ये होगा। तो ऐसी लोकेशन हमें ट्रैक करनी है कि जहां पे चक्रवात आते हैं। जैसे हरिकेन की बात करें तो पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर की तरफ है। विली विलीज की बात करेंगे तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की हो गई। टाइफून की बात करेंगे तो हिंद महासागर, और चक्रवात की बात करेंगे तो अटलांटिक। देखिए सारे के सारे मिले हुए तो सही है, लेकिन आपको देखना जो है सही आंसर वो क्या हो जाएगा? तो विली विलीज हो जाएगा। ठीक है, विली विली ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। हालांकि टाइफून हिंद महासागर में नहीं आता है। क्या निम्नलिखित में से या निम्नलिखित युग्म झीलों और महाद्वीपों में से कौन सा सही है? तो आप देखोगे बैकाल झील की बात करें तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ये रसिया में होती है और विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। लेक आयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना पहले। लेक आयर की बात कर रहा हूं तो ये लेक आयर उत्तरी अमेरिका में नहीं है। सुपीरियर झील आपके एशिया में नहीं बल्कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। हाँ, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है, क्योंकि ये मतलब कि बोलीविया और पेरू की जो है कि सीमा पर है, और ये सबसे ऊंची नौगम्य झील है। तो 65 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? सोलोमन द्वीप उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर गलत, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर ये बिल्कुल सही है। सोलोमन द्वीप आपको कहां देखने को मिलेगा? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? जो ज्वालामुखी पर्वत है माउंट एसो, ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका पोठवार पठार। ठीक है, पोठवार पठार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा लाओस से संबंधित है, जो कि लाओस नहीं, पाकिस्तान से संबंधित है पोठवार पठार। सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है किसका? ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है। और ये जो सियरा नेवादा है ये आपके यूएसए के वेस्टर्न एरिया में होती है, यानी कि पश्चिमी तट पर देखने को मिलती है सियरा नेवादा रेंज, अर्थात कि रॉकी पर्वत के भी पश्चिम में देखने को मिलेगी। मेकांग नदी कहाँ किस सागर में गिरती है? तो मेकांग नदी भाई साउथ चाइना सी में गिरती है, वियतनाम के छोर से निकल के। हालांकि ये पूरे के पूरे 5-6 देशों से होकर आती है। और कहाँ से निकलती है? चाइना से निकलती है। चाइना से निकलते हुए ये आपके लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया और आपका वियतनाम हो गया, इन सभी देशों में जो है कि ये गिरती है। अगला ग्रैंड कैनियन, जो गहरी घाटी है, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है ग्रैंड कैनियन, ये किसका उदाहरण मिलेगा? तो ये आपको अवनलिका अपर्दन का उदाहरण देखने को मिलेगा। किसका उदाहरण होगा? अवनलिका अपर्दन का। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर पे देखें तो क्या कह रहा है यहाँ पे? कथन और कारण की बात कर रहा है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है। पहले तो देखिए रेडिकल वर्ड है, पूरे उत्तरी और उपोष्ण की बात की जा रही है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग है ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब जलवायु की बात आती है तो आपका वहां पे स्थल खंड भी होना चाहिए जो जलमंडल से प्रभावित होगा, और जलमंडल स्थल खंड से प्रभावित होगा। लेकिन आप देखोगे जो सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका साउथ अमेरिका का, ये भी आपको 33 या 40 डिग्री के आसपास मिल जाएगा, लेकिन 50 से 60-70 में कोई भी स्थलखंड नहीं मिलेगा। तो वहां पे किसी प्रकार की जलवायु का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की ओर चले, 73 नंबर पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए स्थलाकृति भी है, गुरुत्वाकर्षण, परजीवी और ऊर्जा। अब यहाँ पे देखिए परजीवी कहीं ना कहीं जैविक घटक है, ये किसी पर आश्रित रहता है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए जैसे हरित पौधे हो गए, डिकम्पोजर हो गए, परजीवी, सजीवी, जानवर, मनुष्य, ये सभी जैविक घटक में आते हैं, तो ये अजैविक घटक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है? तो पारिस्थितिक संगठन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले किसी क्षेत्र में थोड़ी सी जनसंख्या होगी, फिर वो जनसंख्या मिलकर आपस में एक समुदाय बनाएगी, और वो सारा
समुदाय एक इकोसिस्टम बनाएगा और इकोसिस्टम के कई सारे ग्रुप्स बायोम बनाते हैं और बायोम का पूरा एक ग्रुप बनाता है जीवमंडल। तो इसलिए 74 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है, यानी एक को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं कमेंसलिज्म। नहीं, कमेंसलिज्म नहीं कहते, अमेंसलिज्म कहते हैं। ये रहा अमेंसलिज्म, अंतर जाति परजीविता। सबभोजिता की बात करें, कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक प्रजाति को लाभ होता है लेकिन दूसरी प्रजाति अप्रभावित होती रहती है। जैसे गाय का गोबर, तो गोबड़ैला को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और गोबड़ैला का गाय पर कोई प्रभाव नहीं होता है, एक जीव होते हैं। जबकि अंतर परजीविता में क्या होती है, एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी उससे कोई प्रभावित ही नहीं होती है। जैसे कि एक बड़ा पेड़ क्या करता है, एक छोटे पेड़ को छाया देता है, जिससे छोटे पेड़ का विकास रुक जाता है और छोटे पौधे जो होता है वो बड़े पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसकी वजह से। तो ये हो गया आपका अंतर परजीविता। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर पे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि बायोटिक सक्सेशन जिसको हम लोग कहते हैं या इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधे को अग्रणी समुदाय कहा जाता है यानी कि पायोनियर कम्युनिटी कहा जाता है, और अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय भी कहा जाता है। तो बिल्कुल दोनों ही बातें सही होती हैं। और इस पूरी एक्टिविटी में जो पार्ट लेता है, जो कवक मतलब जो घटक पार्ट लेता है उसको हम सीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है। आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। वेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतकों से बनी होती ताकि पौधा जल में श्वास ले सके, क्योंकि तटीय क्षेत्र में पाई जाती, यह भी सही है। देवदार की जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय की खड़ी शुष्क ढलानों पर पाए थे, यह भी सही है। चौंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया, यही गलत है। ठीक है, तो डी वाला यहां पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान, ये आपके आरओ के एग्जाम्स में आता है, झांसी में स्थित है। कहां पे स्थित है? झांसी में। अगर मैं कानपुर की बात करूं तो यहाँ पे भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। और लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पे भारत यानी राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 78 का। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं उन्हें कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसे हम कहते हैं पेरीफाइटन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीफाइटन। और यहाँ पे दो अलग अलग जीव होते हैं, जैसे नेस्टन होता है और नेक्टन होता है। तो दोनों को समझिएगा। जो नेक्टन होते हैं दोस्तों, ये जीव तैर सकते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मछली वगैरह होती हैं नेक्टन श्रेणी में आते हैं। लेकिन नेस्टन क्या होते हैं? जो अनासक्त जीव होते हैं, जो वायु और जल के अंतरापृष्ठ पे पड़े रहते हैं और तैरते हुए पौधे होते हैं जैसे एक तरीके। तो ये नेस्टन तो प्लांट हो गया, नेक्टन मछली हो गई। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसी सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? ज्वार नदमुख, रेगिस्तान, घास के मैदान या फिर पर्वत। तो सही हो जाएगा एस्चुरी, ज्वार नदमुख, क्योंकि ये एक तरीके से दलदली भूमि का काम करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसको आर्द्र भूमि के रूप में डेवलप होती है और आर्द्र भूमि सबसे अधिक प्रोडक्टिव मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वच्छ गंगा निधि क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। तो जी नहीं, इसकी अगर हम बात करेंगे, बल्कि इसकी स्थापना एक कंपनी के अंतर्गत की गई थी। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम तो सही है 1882, लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एस्टैब्लिश की गई थी, इसलिए इसको कंपनी का दर्जा दिया गया, न कि ट्रस्ट का। तो पहला स्टेटमेंट गलत। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है, ये तो सही है। यहाँ पे यह निवासी भारतीयों और अनिवासी एनआरआई एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईयू को गंगा नदी के संरक्षण में योगदान करने की अनुमति देता है क्या? तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्लाई ऐश के बारे में बात करेंगे। तो फ्लाई ऐश क्या कहता है भाई? क्या होता है ये फ्लाई ऐश? जरा इसे समझते हैं कि फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम भी पाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल, और इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर देती है। अब आपको लगेगा कि सर बात तो सही है क्योंकि ये तो नकारात्मक प्रभाव डालती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि फ्लाई ऐश का अगर आप उपयोग करोगे तो बंजर भूमि के पुनः ग्रहण में किया जाता है और फ्लाई ऐश से फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है, घटती नहीं है बल्कि वृद्धि हो सकती है। हालांकि ये वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोयला इंडस्ट्री से निकलने वाले जो काले काले कण होते हैं वही होते हैं ये। तो ये वायु प्रदूषण के रूप में तो हो सकते हैं, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम करेंगे और हमारे फेफड़ों में इकट्ठे होंगे, लेकिन पौधों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। तो केवल ए स्टेटमेंट सही होगा।
अगला प्रश्न है, किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगी नागालैंड। ध्यान देना, नागालैंड जो है कि हमारे भारत का, इसे विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है? जैसे पारा से जो है कि मिनीमाता रोग होता है, बिल्कुल सही। कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट रोग होता है। और लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता, वो तो नाइट्रेट्स होता है। बल्कि लेड से कौन सा रोग हो सकता है? आपका एनीमिया रोग हो सकता है। कौन सा? एनीमिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र को कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? यानी कि किस प्रक्रिया में हम किसी भी क्षेत्र को अगर साफ करना चाह रहे हैं तो उसमें कवक का प्रयोग करेंगे? तो वो हो जाएगा आपका बायो रेमेडिएशन। क्या हो जाएगा? बायो रेमेडिएशन। अब बायो वेंटिंग में क्या होता है? तो इसमें सामान्यतः खादों का जो है कि इकट्ठा किया था, फिर उसका प्रयोग किया था बायो वेंटिंग में। अगला प्रश्न है आपका 86, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन होता है। हालांकि मॉस भी होते हैं, लेकिन लाइकेन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी जगह पे लाइकेन की संख्या बहुत अधिक है तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ पर जो है कि किसी भी प्रकार का जो है कि प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि लाइकेन जो है कि मतलब बहुत कम दिख रहे हैं तो वहां पे प्रदूषण ज्यादा है, तो इट मीन्स दिल्ली में लाइकेन बिल्कुल नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा तरंग ज्वारी विद्युत धारा के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है। बायोमास सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा है। और सह उत्पादन ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा कि जो सह उत्पादन होता है, यानी कि ये आपका ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करें स ऊर्जा की या स उत्पादन की, तो यह एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा का एक रूप सदैव ऊष्मा होना चाहिए और दूसरा विद्युत यानी यांत्रिक होना चाहिए। आगे चलते हैं, कॉलोनी पतन विकार सीसीडी संबंधित है। कॉलोनी पतन विकार ये किससे संबंधित है? तो ये मधुमक्खियों से संबंधित है सीसीडी। यह एक नया टैग नाम है इनके लिए, कॉलोनी पतन विकार, जो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति को दिया जा रहा है जो मधुमक्खी कॉलोनी की वयस्क आबादी की अस्पष्टीकरण तीव्र हानि की विशेषता है। अगला प्रयोग है, मतलब अगला प्रश्न है आपका कि प्रयोग के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा है? तो भारतीय वृक्ष की यहाँ पे बात की जा रही है तो रबर का वृक्ष होगा, जिसको जेनेटिक रूप से जो है कि मॉडिफिकेशन किया जाएगा। और ये केरल में रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रबर के वृक्ष के साथ किया जाएगा। तो रबर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे मैंने बताया? केरल में बताया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक रूप नहीं है? स्वस्थानीय मतलब इन सीटू। तो क्या इसका कौन सा नहीं होगा? तो प्राणी उद्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क को एस्टैब्लिश किया था जगह जगह दूसरी जगह, जबकि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्र वहीं होते हैं। जबकि प्राणी उद्यान किसमें आता है? तो ये बाह्य अस्थाने में आ जाता है, जिसमें आपका जीन बैंक हो जाते हैं और भी चीजें होती हैं जो आपके बाह्य अस्थाने के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं होते बल्कि गलफड़े होते हैं? तो आप आराम से बता दोगे कि मछलियों में होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, ईल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन भी क्या होती है और व्हेल क्या होती है? ये सब ममाल्स हैं, स्तनधारी है, तो ये फेफड़े से लेती है ना कि गिल से। तो गलफड़े किसमें मिलेंगे? ईल में मिलेंगे। और ये मत्स्य परिवार का एक भाग है। ध्यान से आपको प्रश्न करना है, ये नहीं कि बस देखा डॉल्फिन मारे टिक और चल दिए, फिर बाद में आके पछतान हो रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? तो पिग्मी हॉग नहीं है, जबकि गुलाबी सिर वाली बतख भी है, हॉक्सबिल कछुआ भी है और मालाबार सिवेट भी है, लेकिन पिग्मी हॉग इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि गंभीर रूप से संकटग्रस्त में नहीं आता है पिग्मी हॉग। ये किस में आता है? ये केवल लुप्त प्राय में आता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, वह जीव जो रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है। रिंडरपेस्ट रोग का कारण बनता है माइक्रोविली वायरस। कौन सा वायरस है? माइक्रोविली वायरस की बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि बैसिलस एंथ्रेसिस ये आपका एंथ्रेक्स नाम की बीमारी के लिए होता है, और टोक्सोप्लाज्मा गोंदी ये आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस रोग के लिए होता है। माइकोबैक्टीरियम की बात करूंगा तो माइकोबैक्टीरियम आपके तपेदिक जिसम टाइफाइड कहते हैं, इससे संबंधित हो जाएगा। और माइक्रोविली वायरस की बात करूं तो ये आपके रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 94 का कौन सा हो जाएगा? समुद्री घास आवृत बीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं, और समुद्री शैवाल थैलाइड पौधे हैं जिनमें जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। तो दोनों ही बातें सही है, क्योंकि यहाँ पे जो थैलाइड पौधे होते हैं इनके ना तो जड़, तने और पत्तियों में कोई अंतर देखने को मिलता ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 95 को देख लेते हैं हम जरा।
जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम लोग कहते हैं, निम्नलिखित के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई की अनुमति होती है क्या? बिल्कुल नहीं। जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें तो ये चीज रहती ही नहीं है। जैव मंडलित आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियों, फसल भूमि और गहन मनोरंजन के क्षेत्र की अनुमति होती है, ये भी नहीं, ये तो और भी नहीं होता है। तो डी हो जाएगा, न तो एक सही है और न ही दो सही है, क्योंकि इसमें कोर जोन जो होता है वो 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा परिभाषित होता है। ठीक, फिर एक होता है बफर जोन, जो कोर जोन को चारों ओर से घेरता रहता है और इसमें जो गतिविधियां होती है वो सारी की सारी प्रबंधित होती हैं, यानी एक तरीके से इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बताइए, रामसर स्थल की बात की जा रही है तो अब आप एकदम आराम से बता सकते हो इस प्रश्न का। सरसई नावर झील का नाम आपने सुना होगा, इटावा जिले के अंतर्गत, मैंने यूपी स्पेशल में पढ़ाया भी है। तो सरसई नावर झील जो कि इटावा के अंतर्गत है और ये रामसर साइट के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं कांजली झील, तो जो कांजली आर्द्रभूमि जो कि हरि के आर्द्रभूमि के ऊपर है ब्यास नदी बेसिन में, ठीक है, तो ये पंजाब के अंतर्गत आती है। यशवंत सागर की बात करूंगा तो ये स्वच्छ जल का भंडार है जो मुख्य रूप से इंदौर क्षेत्र एमपी में आता है। और कांवर ताल की बात करेंगे तो बिहार की एकमात्र ऐसी रामसर साइट है जो यहां से शामिल की और यह बिहार की पहली है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूंगा तो ये अंडमान निकोबार में, बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी, कांगेर हट्टी जिसे हम लोग कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल दोस्तों जो है कि ये अमरावती महाराष्ट्र में स्थित है, न कि तेलंगाना में, और इसकी स्थापना ही 1974 में हुई थी। तो ये गूगामल राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अमरावती में, और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 98 प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और दोस्तों साथ ही साथ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो जहां पे आपको यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज भी पूरी मिलेगी, करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ ही साथ घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स रिवीजन भी किए जा रहे हैं जो बहुत ही रामबाण साबित होंगे आपके घटना चक्र के नोट से। तो इन सभी चीजों को आप इजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके लिए चैनल को कर लेना फॉलो, और विजन से रिलेटेड जितने भी आपको विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन में पढ़ाता था, या पीटी 365 पढ़ाऊंगा, या विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज जो कराऊंगा यूपीएससी के लिए, वो सभी हमारे न्यू प्लेटफॉर्म पे होगी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब देखते हैं, रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो रबी के मौसम में सामान्यतः हमारी कपास की खेती की जाती है, जौ, मूंगफली, सरसों। एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि रबी के मौसम की बात हो रही तो ये तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी, तो उस समय जौ होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है, चना होता है, मटर होता है, ये सब प्रमुख फसलें होती हैं और इनकी कटाई होती है अप्रैल जून में। तो इसमें एक और दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। जबकि कपास किस में आता है? कपास आपका आ जाएगा ये खरीफ की फसल में आता है, ठीक है, और मूंगफली भी खरीफ में आती है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिशों पर आधारित होता है? जो एमएसपी की बात चल रही है तो ये आपके कृषि लागत और मूल्य आयोग जो होता है ये सिफारिश करता है। हालांकि इसको आखिरी अनुमति कौन देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति देती है, लेकिन इसका ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था? तो ये आपका 75वां सत्र था, तब इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर दिया गया था, या अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष भी कह सकते हो आप लोग इसे। यहाँ मिलेट लिखा हुआ है ना, तो इसी कहते हैं। अब आइए कृषि क्रांति के बारे में बात करेंगे, तो जरा कृषि क्रांति की बात कर लीजिए, और कृषि क्रांति से भी समझ देखिए, यहाँ पे जूट उत्पादन आरओ के एग्जाम से पूछा गया था। तो अब यहाँ पे आ रहा स्वर्णिम रेशा उत्पादन, तो गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो जूट उत्पादन हो जाएगा। धूसर क्रांति की बात करेंगे, लाल क्रांति और पीली क्रांति, तो पीली हो जाएगी आपकी तिलहन क्रांति से संबंधित हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें धूसर क्रांति तो ये आपके उर्वरक से हो गई, और लाल क्रांति आपके टमाटर से हो गई, तो ये आपका मिलान हो जाएगा, बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 103 नंबर पे। अगला प्रश्न है आपका 103, भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चावल और जूट भारत में तर्क कृषि की प्रमुख फसलें। अब तर्क कृषि का मतलब होता है जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं जहां पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वार्षिक वर्षा अधिक होने से मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, तो इसलिए चावल और जूट बिल्कुल पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। और सीढ़ी नुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की विशेषता है, बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश अधिक होती है तो वहां पे सीढ़ी के द्वारा पानी नीचे उतरता चला जाता है। अगर पानी रुका रहेगा तो वहां पे पथरीली जमीन भी होती है, इसलिए पानी का संचय अधिक होने से फसलें खराब हो जाएंगी। तो अब यहां पर आप देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे अधिक जो मक्के की खेती होती है वो कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में होती है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे राजस्थान होता है और चौथे नंबर पे यूपी होता है। तो ये आपका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अगर हम वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक जहां पर सबसे अधिक जो है कि मक्के की खेती होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होती है। नाबार्ड की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना थी शिवरामन कमेटी पर हुई थी और इसकी स्थापना आपके 1982 में हुई थी शिवरामन समिति पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? तो ये ध्यान देना कि ये MS स्वामीनाथन जी थे, क्योंकि अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ सितंबर 2023 में, और इससे संबंधित आरओ के एग्जाम्स में इनके देहांत को पूछा गया। लेकिन जो नेशनल जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग जो है कि इन्होंने दिया था, नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स, इनके ही द्वारा दिया गया था 2004 में। और MSP के मुद्दे को लेकर बहुत सारा डिबेट चल रहा है, तो ये प्रश्न बन सकता है। अगला पॉइंट है, कश्मीर हिमालय में करेवा संरचना किसके उत्पादन के लिए प्रमुख होती है? तो जाफरान, जाफरान को हम लोग केसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हम लोगों ने चाय बोर्ड पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं कॉफी बोर्ड, और ये दोनों ही प्रश्न आपके मिलान करने के लिए आए हुए थे आरओ के एग्जाम्स में। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है? भाई कॉफी बोर्ड आपका हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। और चाय बोर्ड हमने कहां पे पढ़ा था? चाय बोर्ड के लिए हमने पढ़ा था कोलकाता में, ठीक है। और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन में ये चलता है, भारत कॉफी बोर्ड की बात करें तो। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्ण कटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो जहां पे गन्ने का उत्पादन नहीं होता तो वो हरियाणा में नहीं होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र में नहीं आता है। बल्कि इसमें मुख्य रूप से आपके आएंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, MP, गोवा, पांडिचेरी, केरल, ये सब जो तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं ये मध्य प्रदेश वगैरह सहित आते हैं। जबकि उपोष्ण में अगर हम देखेंगे, उपोष्ण में जहां पे थोड़ी शीत ऋतु भी पाई जाती है, तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये सभी क्षेत्र आते हैं जहां पे गन्ना बोया जाता है, और इन क्षेत्रों में लगभग 55% गन्ना होता है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि संसाधन परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो इसकी स्थापना पूछी जा रही है, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को हुई थी, भारतीय कृषि संसाधन परिषद के रूप में, ठीक है। और इसे पूर्व में पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, जब 16 जुलाई 1929 में इसकी स्टैब्लिशमेंट किया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? कौन व्यक्ति था? तो HM मोरीगौड़ा, देवगौड़ा नहीं, मोरीगौड़ा, जिनको भारत में बागवानी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में। तो भाई सबसे अधिक मवेशी आपने कहां पर देखे होंगे? सबसे अधिक मवेशी आपने आंकड़े पढ़े थे, पशुपालन रिपोर्ट मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे अधिक मवेशी आपको यूपी में देखने को मिलेंगे, और सेकंड नंबर पे फिर राजस्थान आता है, फिर आपका बिहार आएगा, फिर MP आएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे पूर्वी राज्य आपका मिजोरम है। मिजोरम के बाद जो है कि आपका म्यांमार लग जाता है, इसलिए सबसे पूर्वी राज्य पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की बात करनी है यहाँ पे। तो ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इस चट्टान प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनी फेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें तक शामिल है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आर्कियन चट्टान को लेकर। अगला प्रश्न है, पूगा घाटी। पूगा घाटी बहुत चर्चा में रही है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे। तो पूगा घाटी की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस यूनियन टेरिटरीज में है? तो लद्दाख के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे भूतापी घाटी भी पाई जाती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, चांगथांग घाटी से जो घिरा हुआ है। तो ये पूगा घाटी बहुत फेमस हो चुकी है इस समय, करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे ONGC के द्वारा जो है कि कुछ खनन वगैरह और विद्युत उत्पादन के लिए काम किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो जरा बता दो, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, देखना पक्की बात है। देखिए, कोंकण तट आपका हटा दीजिए, जो कर्नाटक गोवा के वाले तट पे आता है, बाकी उत्कल तट आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, आंध्र तट आंध्र प्रदेश में, कोरोमंडल आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका 117, और ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे से तैयार कर रखी है। फिर यहाँ देखोगे, ब्रह्मपुत्र बाढ़, चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है, ब्रह्मपुत्र से ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इसकी अधिकांश सहायक नदियां बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं। ऐसा नहीं है, इसकी जो नदियां हैं वो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, बड़ी सहायक नदियां नहीं है। तो इसलिए सी हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली का हिस्सा है? तो अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका घग्गर नदी। कौन सा हो जाएगा? घग्गर नदी। ठीक है, और साथ में लूनी नदी भी हो जाएगी, घग्गर और लूनी, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? ऊंचा बांध नहीं, सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध है। और जो किस नदी पर बना हुआ है बता दीजिए? महानदी पर बना हुआ है, ये आपके ओडिशा में बना हुआ है। ठीक, और सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे तो भारत में गुजरात को पार करने वाली जो नर्मदा नदी होती है, यहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बांध के रूप में बनाया गया है। टिहरी बांध आपके भिलांगना की नदी पर बनाया गया जो भागीरथी की सहायक है, और वहीं भाखड़ा नागल बांध आपके पंजाब और हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे बनाया गया है, सतलज नदी पे। अगला पॉइंट है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है, और यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अल नीनो और ला नीनो ये जलधाराएं ऐसी है जो अक्सर परेशान कर रही हैं अब भारतीय मानसून को भी। फिर यहाँ पे चलते हैं 121 वाले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो देखो, जनक चट्टान हो गई, तल रूप हो गया, तापमान हो गया, समय हो गया। तो मैं मानता हूं कि सभी के सभी जो है कि प्रभावित करते हैं, इवन की वर्षा वगैरह भी प्रभावित करती है निर्माण होने में। अगला प्रश्न है, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उच्च उर्वरता और जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है, मतलब कई फसलों को ये पैदावार दे सकती है क्या? यहाँ पे तो हम कहेंगे सही है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखती है, ये भी सही है। इसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती है, तो ये मैं स्टेटमेंट गलत करूंगा, क्योंकि इसमें इनकी कमी नहीं होती, बल्कि नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। और यह कपास, गेहूं, तिलहन, सब्जियों और खट्टे फलों की खेती का समर्थन करती है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं होता है? तो अगर जब मृदा का निम्नीकरण हो रहा है तो कौन सा ऐसा प्रभाव है जो इससे प्रभावित नहीं होता है? जैसे भूमि का क्षरण भी होगा, बाढ़ में वृद्धि होगी, सूखा और शुष्कता आएगी, लेकिन खनन से इसका कोई प्रभावित नहीं होता। मृदा निम्नीकरण से खनन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, टुंड्रा खेती से संबंधित है या टुंड्रा मृदा से? तो टुंड्रा मृदा, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो ये कैसे सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब यहाँ पर देखना है। ठीक है, टुंड्रा मृदा जो आपकी बिल्कुल क्या कहते हो कि हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, यानी कि बहुत ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी मृदा है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होती है। मैंने बताया आपको कि जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, लैटराइट मिट्टी हो गई, कैला या ये कल्लोर मिट्टी हो गई या रे मिट्टी हो गई, या इस तरीके की जो भी काली मृदा है, इन सब में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन टुंड्रा मृदा एक ऐसी मृदा है जहां पर इनकी भरपूर मात्रा मिलती है, और यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य कर सकता है, यह भी सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर पे, अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन है? तो भारत में सामान्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का क्या उद्देश्य था? तो राष्ट्रीय वन नीति की बात की जा रही है तो 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना है, यह भी सही है। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करती है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो अगला पॉइंट है, कृषि संबंधी सूखा माना जाता है की बात करें तो मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक होती है, तो यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 128 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम पढ़ेंगे इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? ये चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव के केंद्र में होते हैं, ये तो सही है। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर नहीं होता, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं आती है, बाहर से केंद्र की ओर हवाएं आती है, जो कि चक्रवात की आंख कहलाती है। तो बाहर नहीं जाती बल्कि अंदर की ओर आती है, और इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये भी सही है। भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था। अगला पॉइंट है, जल विभाजक प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा हम विचार करेंगे? तो हम विचार करेंगे स्टेटमेंट वाइज कि इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण, कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण शामिल होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। और हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना, तो यह भी सही है, यह भी पूछा गया था यूपी पीसीएस में। तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्लियर है?
आगे चलते हैं अगले प्रश्न को लेके। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है। तो देखो, प्रवाल भित्तियां भी मिलेंगी, ज्वार नदमुख भी मिलेगा, कैल्प वन भी मिलेंगे, लेकिन टुंड्रा नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टुंड्रा समुद्र का नहीं बल्कि पर्वतों की विशेषता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 131 नंबर पे, अगर हम देखते हैं तो लौह अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया था? तो लौह अयस्क आपके धारवाड़ चट्टानों में मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है। और गोंडवाना किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। और विंध्य चट्टान, चूना पत्थर वगैरह इन सब के लिए फेमस है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कॉपर फील्ड है और यहाँ पे राज्य जो मिलान करना है। जैसे अगर हम हासन की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक में हो जाएगा, खेतड़ी की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, खम्माण की बात करेंगे और चंद्रपुर की बात करेंगे तो जरा इसको और मिलान करना है हमें। तो अगर मैं आपको बताते हुए चलूं कि तो खम्माण आपका देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में और चंद्रपुर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, हासन आपका कर्नाटक में और खेतड़ी आपका राजस्थान में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें 123 मतलब 133 पे, बोनाई, किरुबिरु, नुआ मुंडी ये खदानें किस खनिज से समित है? तो नुआ मंडी का नाम आपने अक्सर सुना होगा, मैंने शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया भी आपको कि लौह अयस्क की खाने हैं। किसकी खाने? नुआ मंडी वगैरह ये सब लौह अयस्क की खाने हैं। अगला प्रश्न है 134 पे देखते हैं अगर हम, तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है क्या? तमिलनाडु मैग्नीज का नहीं है बल्कि लिग्नाइट कोयले का है। मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल कह सकते हो मैग्नीज के लिए कर्नाटक वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीज के लिए, ठीक है। मयूरभंज हो गया और क्योंझर हो गया, ये सब भी जो है कि मैग्नीज की है, कोरापुट, कालाहांडी ये सब है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे 135, लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कोकिंग कोल, जिंक, डोलोमाइट, क्रोमियम। अब यहाँ पे लौह इंडस्ट्री के लिए पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे 1 to 4 तो बिल्कुल सही, लेकिन जिंक की इसकी जरूरत नहीं होती। जिंक यानी जस्ता जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार। अब पूछा जा रहा है, गोल्ड फील्ड का मतलब होता है जो सोने की खदान होती है। तो पूछा रहा है कौन सी गोल्ड फील्ड कर्नाटक में? तो भाई हमने कोलार भी सुना है, हट्टी भी सुनी है, लेकिन रामगिरी गोल्ड फील्ड जो है ये आपके कर्नाटक में नहीं होती है। रामगिरी वाली ये आपके अनंतपुर जिले के अंतर्गत आती है, आंध्र प्रदेश में आ जाएगी, ठीक है। रामगिरी वाली आंध्र प्रदेश में आएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो भाई महानंदा, गोमती, घाघरा, बेटवा। अब बताइए आप जो है कि तो महानंदा जो है कि एक नेपाल से होकर निकलती है, पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है, जबकि बेतवा हो गई, ये बेटवा नहीं है, ये बेतवा है, ठीक है। गोमती भी है, घाघरा भी है, ये सभी यूपी में है। भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। ये काफी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा भी नियंत्रित होती हैं। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, क्योंकि स्थानीय कारक भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं भूस्खलन के लिए, और पश्चिमी घाट यानी हिमालयी क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्लेट नहीं है? तो देखिए नजका प्लेट भी छोटी, अरेबियन भी है, फिलिपीन भी, लेकिन अंटार्कटिका जो प्लेट है वो सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। यानी वैसे तो 7 प्रमुख प्लेटें होती है, जिसमें पैसिफिक ओशन की प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट होती है, उसी तरीके से अंटार्कटिका भी एक महत्वपूर्ण प्लेट है, ठीक है। और नजका, अरेबियन ये सब जो है कि छोटी छोटी प्लेटें होती हैं। चलो आगे देख लेते हैं। अगर मैं नजका के बारे में बताना चाहूं तो ये आप कह सकते हो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के आसपास मिलेगी। अरेबियन आपको अरब प्रायद्वीप में मिलेगी। फिलीपींस मतलब फिलिपाइन जो है, फिलीपीन एशिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो भाई ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? ये गुजरात में बनाया जा रहा है, एमपी में नहीं, गुजरात में बनाया जा रहा है। और ये ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बांध है। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक ओडिशा में होता है। इवन कि ये एकमात्र ही इसका एकाधिकार एक तरीके से, सबसे बड़ा उत्पादक यहीं पर होता है। फिर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन की बात करें, प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसके लिए आपको सही उत्तर चुनना है। 2009 में इसका स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस आपके 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे अधिनियम और वर्ष है जो कौन सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 सही है, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 और प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो प्रोजेक्ट टाइगर गलत है, क्योंकि ये आपका 1973 में था, ठीक है। कब था ये? 1973 में था।
अगला पॉइंट है यहाँ पर, पर्यावरणीय भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि का प्राथमिक कार्य है। तो भाई आर्द्र भूमि के प्राथमिक कार्य की बात करें, क्या वो कार्बन सिंक करेगा, शहरीकरण का करेगा, खनिज उत्खनन या वायु प्रदूषण का समाधान। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वो कार्बन का सिंक करेगा, मतलब कि कार्बन को अपने पास अवशोषित रखेगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग न बढ़ सके। अगला यहाँ पे है कि भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समय अवधि क्या है 2020 से 25 के लिए। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है और ये पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें डिक्लोफेनेक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। गिद्ध के संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे जगह जगह, जैसे उत्तर में पिंजौर हो गया और ये उधर भारत में भोपाल हो गया, मतलब मध्य भारत में, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, ऐसे क्षेत्रों में जो है कि बचाव केंद्र खोले जा रहे हैं इनके लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मतलब भारत के पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है पश्चिमी घाट के लिए। अगला प्रश्न है, नदी के मिंडर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो नदी के मिंडर्स की बात करें तो पहले तो आपको ये देखना है कि लैंडफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रकार का चैनल पैटर्न होता है, चैनल पैटर्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नदी के मिंडर्स होने के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण होता है। ऑक्सबो मतलब जो होता है कि गाय के खुर वाली जो झील होती है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वधावन नहीं है। और ये अगर हम बात करें वधावन की, तो ये वधावन जो बंदरगाह है ये आपके महाराष्ट्र में आता है और ये पश्चिमी तट पे आता है। जबकि तूतीकोरिन की बात करेंगे तो तमिलनाडु में आ गया, यानी कि ये पूर्वी तट पे आ गया। पारादीप की बात करेंगे तो ओडिशा में आ गया। एन्नौर की अगर हम बात करें तो ये भी तमिलनाडु में ही आता है, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे है, पूर्वी बंदरगाह पे है। और हमारा ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में सही नहीं है। तो ये पूछा है, जैसे गोदावरी की सहायक नदी क्या है, मंजीरा होगी। लेकिन कृष्णा की अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे तो पेनगंगा नहीं होती है, पेगंगा। ये भी आपके गोदावरी की ही सहायक नदी है, कृष्णा की ये नहीं होती, बल्कि तुंगभद्रा होती है, घाट प्रभा, भीमा और मूसी वगैरह ये सब प्रमुख है। महानदी की हसदेव सबसे इंपॉर्टेंट है, हसदेव। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको तेल नदी याद रखना है। और झेलम ये किशनगंगा इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके सेगमेंट थे जो हमने आज टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। और आपको डेली 2 टेस्ट देने की कोशिश रहेगी हमारी, एक मेरे द्वारा कराई जाएगी और एक निशु मैम के द्वारा कराई जाएगी। तो दूसरी हमारी जो टेस्ट पेपर रहेगी वो रहेगा धे का, जो आज रात 9 बजे तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आप दृष्टि आईएएस के सेकंड टेस्ट को एंजॉय करिए और फिर उसका थर्ड टेस्ट। कोशिश हमारी ये रहेगी कि 15 दिन में आपके पूरे 30 टेस्ट कंप्लीट करा दिए जाए, ताकि बचे हुए जो 20 दिन रहेंगे आप उसमें मल्टीपल रिवीजन करिए और मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।